दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के विरोध में प्रदेश बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने किया। जो पार्टी कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर की तरफ बढ़े तो कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया। उत्साहित कार्यकर्ता उन्हें रोकने के लिए की गई बैरिकेडिंग को गिराने की कोशिश करने लगे। रास्ते की पहली बाधा को पार करते ही कुछ ही दूरी पर वैसी ही दीवार फिर मिल गई। पुलिस ने यहां भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन विरोध पर उतारू कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं हुए। सीएम आवास के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हैं। सामने बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी हैं। इसके बाद खुद आदेश गुप्ता भी बैरिकेड को लांघ गए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने नई आबकारी नीति को जनता की सेहत से खिलवाड़ बताया। वो हर गली के नुक्कड़ पर शराब की दुकानें खोल रहे हैं। आज दिल्ली की जनता उसका विरोध करती है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के पुतले फूंके और पंजाब में आम आदमी पार्टी के वादे की तरह दिल्ली की महिलाओं के खाते में भी हर महीने 1000 रुपए देने की मांग की। इससे पहले दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में भी प्रदूषण और शराब नीति के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से बीजेपी के एक विधायक को सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया, जबकि 2 को बाहर निकाल दिया गया। सत्र शुरू होते ही बीजेपी के विधायकों ने वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया और सदन में नई शराब नीति, बढ़ते वायु प्रदूषण और वैट जैसे मुद्दों पर सुनवाई की मांग की। लेकिन रोके जाने के बावजूद जब बार बार वायु प्रदूषण पर चर्चा की मांग होने लगी तो स्पीकर ने इसके लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके बाद विपक्ष भड़क गया। हरियाणा का पराली का रोक दीजिए, दिल्ली सुरक्षित हो जाएगी। बात यहां तक बढ़ गई कि विपक्ष के सदस्यों ने स्पीकर की तरफ कागज उछाल दिया। इससे आहत सत्ता पक्ष ने बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन को इस सत्र से निलंबित करने की मांग की, जिसे स्पीकर ने सदन की मंजूरी लेकर पास कर दिया। महाजन के अलावा 2 और विधायकों मोहन सिंह बिष्ट और अनिल वाजपेयी को भी सदन से बाहर कर दिया गया, जिसके विरोध में सभी बीजेपी विधायक विधानसभा के अहाते में बापू की प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे विधायकों ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर नाराजगी जताई और मुख्यमंत्री की किताब के बहाने उन पर निशाना साधा। आज वही अरविंद केजरीवाल इस स्वराज को भूल गए हैं और दिल्ली को नशे की नगरी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए जितेंद्र महाजन अपने घर से साइकिल से ही विधानसभा पहुंचे। राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान की सीमा के पास सेना ने एक बड़ा अभ्यास किया। इस अभ्यास में तीनों सेनाओं ने 30,000 से ज्यादा सैनिकों के शामिल होने की खबर है और इस अभ्यास के जरिए तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बेहतर करने की कोशिश हुई। जैसलमेर के रेगिस्तान में सेना ने उन तकनीकों का इस्तेमाल किया जिनकी जरूरत युद्ध के हालात में पड़ सकती है। रेगिस्तान में धूल और धुएं का गुबार उड़ता रहा और सेना के सबसे खतरनाक हथियार अपना दम दिखाते रहे। इनमें सिर्फ टैंक ही नहीं बल्कि जंगी जहाज भी शामिल रहे। युद्ध में रेस्क्यू ऑपरेशन में काम आने वाले सेना के हेलीकॉप्टर ही नहीं बल्कि बेहद भारी भरकम ट्रक भी अभ्यास का हिस्सा बने। रेगिस्तान के बीच दुश्मन के बंकर बनाए गए और उन्हें निशाना बनाने के ऑपरेशन का अभ्यास किया गया। इस दौरान सैनिकों ने केवल पराक्रम ही नहीं दिखाया बल्कि गजब का तालमेल भी दिखाया। लेकिन सबसे अहम रहा इस अभ्यास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सेना के किसी अभ्यास में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और दावा तो यह किया जा रहा है कि इस अभ्यास का मकसद तकनीक के साथ तालमेल है। सेना के किसी अभ्यास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन पहरा देते हुए दिखे। ये खास तरह के ड्रोन थे जो टारगेट की केवल तस्वीर ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी कई अहम जानकारियां आसानी से पहुंचा देते हैं, जिसके बाद आसमान से बम बरसाने हो या टैंक से निशाना साधना हो, सेनाओं के लिए हर ऑपरेशन आसान हो जाता है। रेगिस्तान के कई किलोमीटर तक के इलाके में किए गए इस अभ्यास में राज्य सरकार की कई सुरक्षा एजेंसियां भी शामिल हुई। जितना ज्यादा ट्रेनिंग हम करेंगे उतना ही हम अपने तालमेल को बढ़ा सकते हैं। इस अभ्यास की सबसे खास बात यह रही कि यह पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब हुआ। फौज के सफेद पैराशूट आसमान में उड़ान भरते हुए भी दिखे, जो पाकिस्तान के हौसले पस्त करने के लिए काफी थे। एमपी के मुरैना से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई। वहां से गुजर रही एक ट्रेन में अचानक आग लग गई, जिससे दहशत फैल गई। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। बताया गया कि दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस ट्रेन वैष्णो देवी से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जा रही थी, लेकिन जैसे ही मुरैना स्टेशन के आगे बढ़ी उसमें आग लग गई, जिसने दुर्ग छत्तीसगढ़ ट्रेन के 2 एसी डिब्बों को अपनी चपेट में ले लिया और वो धू-धू कर जलने लगे। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें ट्रेन के डिब्बों की खिड़कियों से बाहर निकलती दिखी। आग लगने से गहरा धुआं भी निकला जो आसमान की तरफ काफी ऊंचा उठता दिखाई दिया। दावा किया गया कि आग लगने का पता यात्रियों को ही चला था, जिन्होंने चेन खींचकर ट्रेन को रोका। समय रहते उन डिब्बों से यात्रियों को उतार लिया गया जिनमें आग लगी थी। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग भले ही 2 डिब्बों में लगी, लेकिन उसका धुआं ट्रेन के कई डिब्बों तक पहुंचा।
जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हुई। हालांकि इस बीच कई लोग मोबाइल से जलती हुई ट्रेन का वीडियो बनाते दिखे। सूचना मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और पाइप के जरिए पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। दावा किया गया कि कुछ देर बाद जिन डिब्बों में आग लगी थी उनको अलग करके ट्रेन को रवाना कर दिया गया। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में खुली जगहों के अलावा गुरुद्वारों में भी नमाज पढ़ने का विरोध शुरू हो गया। गुरुग्राम के सेक्टर 37 इलाके में इस बार भी हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोग उस जगह पर पहुंचे जहां खुले में नमाज पढ़ी जाती है और वहां पहुंचते ही उन लोगों ने हवन करना शुरू कर दिया। बीचों बीच एक हवन कुंड बनाया गया और उसके चारों ओर बैठे लोगों ने मंत्रोच्चार के साथ उसमें आहुति डालनी शुरू कर दी। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े इन लोगों ने गायत्री मंत्र के अलावा हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग वहां पहुंचे जिन्हें लोगों ने वहां से भगा दिया। पुलिस की भारी मौजूदगी के बीच नमाज वाली जगह पर बहुत देर तक हवन होता रहा और हवन कर रहे सभी लोगों ने खुले में नमाज पढ़ने का विरोध किया। इस विवाद की वजह से कुछ दिन पहले कुछ गुरुद्वारों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को गुरुद्वारों में आकर नमाज पढ़ने का ऑफर भी दिया था, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोग गुरुग्राम के एक गुरुद्वारे में पहुंच गए। वहां उनका स्वागत किया गया और फिर सभी लोग गुरुद्वारे के अंदर पहुंचे। कुछ देर बाद सिख समुदाय के कुछ और लोग वहां आए जिन्होंने गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने का विरोध शुरू कर दिया। बताया गया कि उनके विरोध की वजह से उस गुरुद्वारे के अंदर नमाज नहीं पढ़ी गई। आप आइए, गुरबाणी सुनिए, लंगर खाइए, उसके लिए वेलकम, मगर इससे ज्यादा मर्यादा भंग नहीं करिए। गुरुग्राम में प्रशासन ने 28 खुली जगहों को नमाज पढ़ने के लिए चिन्हित किया है। बताया गया कि इस बार केवल 20 खुली जगहों पर ही जुमे की नमाज पढ़ी गई। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने के मौके पर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की हलचल बढ़ गई, जिसे देखते हुए दिल्ली की सभी सीमाओं की सुरक्षा सख्त कर दी गई। बताया गया कि आंदोलन में शामिल होने के लिए कई राज्यों के किसान पहुंचे और इन किसानों ने सीमाओं पर महापंचायत भी की। दिल्ली हरियाणा की सीमा पर बहादुरगढ़ में हुई महापंचायत में पंजाब से पहुंचे किसानों का जमावड़ा दिखा, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ इसी तरह आंदोलन के गढ़ रहे सिंघू बॉर्डर पर भी अलग अलग राज्यों से किसानों के पहुंचने का सिलसिला दिन भर चला, जो आंदोलन के 1 साल पूरे होने से उत्साहित नजर आए। चूंकि आंदोलन की हलचल बढ़ने का अंदेशा पुलिस प्रशासन को पहले से था, इसलिए तमाम सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आए। सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के साथ ही बीएसएफ भी तैनात की गई। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली से यूपी को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर का रहा, जहां हर हलचल पर नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवान कंधे से कंधा मिलाकर मौजूद रहे। यही नहीं, किसी तरह की चूक से बचने के लिए आसमान से भी पहरेदारी की गई। गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है और यहाँ आप देख रहे हैं कि ड्रोन से भी इस बॉर्डर पर नजर रखी जा रही है। आसमान पर मंडराते ड्रोन के जरिए किसान आंदोलनकारियों पर पुलिस की पैनी नजर बनी रही। लेकिन किसान आंदोलन और इसकी वजह से बढ़ाई गई सख्ती से आने जाने वालों की मुश्किलें बढ़ गईं और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि किसान अब भी हटने को तैयार नहीं। लिहाजा गाजियाबाद से दिल्ली की ओर आने वाले रास्तों पर बड़े बड़े कंटेनर रख दिए गए। एक एक्स्ट्रा कंटेनर रखा गया है जिसे बाद में ड्रैग करके उस तरफ कर दिया जाएगा, यानी कि पूरी रोड को यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर किसान आगे बढ़ने की सोचेंगे। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने दावा किया कि जब तक किसानों की सभी मांगे नहीं मान ली जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 3 कानून एक बीमारी थी, पहले उसका हल कर लिया, अब जो दूसरे समाधान है तो उसकी भी बात कर लो। किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर 29 नवंबर को संसद की तरफ कूच करने का भी ऐलान कर दिया। बेजा बारिश ने पहले से ही राज्य में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे जिलों की गिनती 10 से ज्यादा है जहां रिहायशी इलाकों में नदियों का पानी पहुंच चुका है। और जिन जिलों में हालात सबसे ज्यादा बिगड़े उनमें त्रिची भी शामिल है। त्रिची से होकर गुजरने वाली नदियों में पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, इसीलिए नदी का पानी शहर में दाखिल हो चुका है। त्रिची की सड़कों पर ही नदियां बह रही हैं। लोगों के घरों पर भी लहरों का कब्जा हो चुका है। अकेला त्रिची नहीं बल्कि बारिश की मार 20 से ज्यादा जिले झेल रहे हैं। राजधानी चेन्नई की रफ्तार पर भी बादल ब्रेक लगा चुके हैं। सड़कों पर दोपहर के वक्त ही गाड़ियों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। जल भराव रोकने के लिए कई जगहों पर बड़ी बड़ी मोटर लगाई गई हैं, लेकिन सरकार की चिंता बढ़ाई है मौसम विभाग ने, जिसके अनुमान के मुताबिक अगले 5 दिन तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी के नेताओं को हरियाणा के चरखी दादरी में किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा।
जिला स्तरीय मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला का काफिला दादरी पहुंचा, लेकिन उससे पहले ही इसकी भनक किसानों को लग गई। फिर तो फोगाट खाप की अगुवाई में आंदोलनकारी किसान सड़कों के किनारे काले झंडे लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के भाई का इंतजार करने लगे और जैसे ही दिग्विजय चौटाला की गाड़ी वहां पहुंची, किसानों ने काले झंडे दिखाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि विरोध प्रदर्शन को देखने के बावजूद दिग्विजय चौटाला वहां रुके और जैसे ही उनकी गाड़ी रुकी, किसानों ने उन्हें घेर कर नारेबाजी तेज कर दी। इस विरोध के बीच ही दिग्विजय चौटाला पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने किसानों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिया। अगर वो किसी बात को चाहते हैं दुष्यंत जी के माध्यम से वहां तक ले जाना, हम वो माध्यम बनने के लिए भी तैयार हैं। दिग्विजय चौटाला ने किसानों के विरोध को गले का हार बताया और कहा कि वो किसानों का सम्मान करते रहेंगे। बिहार के नवादा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां सरसों का तेल ले जा रहे एक टैंकर के पलटने से हादसा हो गया। इससे टैंकर में रखा सारा तेल जमीन पर फैल गया। सरसों का तेल इस्तेमाल घरों में खाना पकाने समेत कई चीजों में होता है और पिछले कुछ समय से यह काफी महंगा बिक रहा है। लिहाजा हादसे की खबर लगते ही वहां तेल लूटने की होड़ मच गई, जिसके लिए लोगों की भारी भीड़ हादसे वाली जगह पर जुट गई। पास ही तेल का टैंकर जमीन पर लुढ़का हुआ दिखा, जिससे तेल जमीन पर फैला तो मिट्टी के छोटे छोटे गड्ढों में भर गया, जहां से लोग अपने हाथों में उसे उठाते दिखे। लोगों में तेल लूटने की ऐसी होड़ दिखी कि जिसे जो तरीका समझ आया वो उसी तरीके से तेल को बर्तनों में भरता नजर आया। एक आदमी ने कपड़े को तेल के ऊपर डाल दिया और जब कपड़े ने तेल सोख लिया तो उसने कपड़े को निचोड़कर तेल को डिब्बे में भर दिया। तेल लूटने के लिए क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, हर कोई जुटा दिखा। वहां मौजूद हर कोई किसी भी कीमत पर ज्यादा से ज्यादा तेल भरकर ले जाने की कोशिश में नजर आया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन लोग तब भी नहीं रुके। बह गया है फूट के, उसी को मिट्टी में से लोग काच रहा है, उठा रहा है। कुछ ही देर में लोग डिब्बों और बर्तनों में तेल भरकर अपने घर ले जाते दिखाई दिए। इस बीच वहां एक क्रेन को बुलवाया गया, जिसकी मदद से टैंकर को उठाकर वहां से हटाया गया। नोएडा के फ्लैट खरीदारों की याचिकाओं के निपटारे में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। असल में नोएडा के कुछ फ्लैट खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनकी कई याचिकाएं 2017 से राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत में लंबित पड़ी हैं और उन याचिकाओं पर अभी तक ठीक से सुनवाई भी नहीं हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत को 3 महीने के अंदर उन याचिकाओं के निपटारे का आदेश दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत में जो याचिकाएं लंबित हैं, उनमें कई बिल्डरों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज और साथ ही फ्लैट मिलने में देरी और खराब क्वालिटी से जुड़े कई मामले भी अदालत में चल रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की सुविधा मिल सकेगी। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर शुरू हो जाएंगी, जो पिछले साल मार्च महीने से बंद थी। हालांकि जिन देशों में कोरोना के मामले ज्यादा हैं, उन देशों के लिए उड़ानों पर पाबंदियां पहले की ही तरह जारी रहेंगी। बताया गया कि दुनिया के जिन 14 देशों के लिए अभी उड़ानें शुरू नहीं होंगी, उनमें ज्यादातर यूरोप के देश शामिल हैं। खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने से पहले अलग अलग देशों में कोरोना के जोखिम के आधार पर 3 श्रेणियां बनाई जाएंगी और इन कैटेगरी में शामिल देशों के लिए अलग अलग कोरोना प्रतिबंध लागू किए जाएंगे।